नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बात हम बिहार की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का वक्फ बोर्ड कानून पर फाड़ देने वाला बयान सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को सक्रिय करने की चुनावी रणनीति है। एनडीए ने इसे संविधान विरोधी बताया, जबकि आरजेडी इसे मुस्लिम वोटर्स में जोश भरने की कोशिश करार दे रही है। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के बयान की है। तेजस्वी के इस बयान ने एनडीए खेमे को हमलावर बना दिया है और सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी ने केंद्र के जरिए बनाए गए इस कानून को लेकर इतना आक्रामक बयान क्यों दिया? इसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि एक सुनियोजित चुनावी रणनीति छिपी है। दरअसल तेजस्वी को इस वक्त दो बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली, मुस्लिम वोट का ओवैसी की पार्टी एआईएम के साथ संभावित बंटवारा रोकना, और दूसरा, मुस्लिम समाज को यह संदेश देना कि वो सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि निर्णयकारी भूमिका निभाने वाले वोटर हैं। राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है, जब कोई वर्ग ठंडा या निष्क्रिय दिखे तो उसे एग्रेसिव करने के लिए भावनात्मक मुद्दा उछाला जाता है। तेजस्वी का बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वो चाहते हैं कि जिन बूथों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक संख्या में हैं, वहां अधिकतम मतदान हो, ताकि कमजोर बूथों का नुकसान कवर किया जा सके। चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि तेजस्वी की रणनीति पूरी तरह व्यवहारिक है, लेकिन विरोधाभास यह है कि जिन मुस्लिम वोटर्स को आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक सहारा मानती है, उन्हें वहीं पार्टी और टिकट वितरण में हमेशा सीमित हिस्सेदारी देती है। सीमांचल को छोड़ दें तो बिहार के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में आरजेडी ने यादव या गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे पहले चुनावी प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद हम प्राइम एजेंडा की शुरुआत करने जा रहे हैं। चेहरा नीतीश पता नहीं कौन दुनिया में है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। 2025 में हमारे चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। पता नहीं कौन दुनिया में है। तेजस्वी बाबू को लड़ाई झगड़ा करके अपना नाम लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पहले से तय है। बोल रहे हैं डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा, हमारी सरकार बनी। हुआ क्यों नहीं? आप तो कहते हैं मुस्लिम समाज के बहुत ही समर्थक हैं, तो आप लोग आपस में बांट लिए पद, और मुस्लिम समाज को तो आपने कल्पना में भी नहीं दिया है। तो सब काल्पनिक आप लोगों का, लेकिन कल्पना में भी नहीं दे रहे हो। वो मुस्लिम समाज अब शायद ही महागठबंधन से बंधे। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। तेजस्वी यादव दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि जब से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है राजद और कांग्रेस के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। अब उस नाराजगी को पूरी तरह दूर करने के लिए जानबूझकर उन्होंने अपने एक मुस्लिम नेता से पहले बयान दिलवाया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे मोहर है, इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार से वह हर घर में नौकरी दे रहा है, जिस प्रकार से वह झूठ की एक पूरी की पूरी शीश महल तैयार करके रखे हैं, उसी का एक हिस्सा यह भी है। क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव उनको खुद नहीं पता है। वह यह भी नहीं जान रहे हैं कि वक्फ का कानून क्या। अगर पूछ दिया जाए उनसे कि ठीक है वक्फ कानून का के बारे में एक शब्द बोल के दिखाइए, वह एक शब्द भी नहीं जानते हैं। और वक्फ का कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूर्ण बहुमत से पास है।
लेकिन जब इरादा केवल वोट बैंक का हो तो वैसे व्यक्ति ने न कभी पहले कानून की चिंता की है, न आज कानून का चिंता करते हैं। और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव का पूरा परिवार जेल में जाने। तो नेता लाख चाहे विकास की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, पढ़ाई लिखाई की बात कर ले, देश की तरक्की की बात कर ले, प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर ले, लेकिन चुनाव जातिगत समीकरणों के लिहाज से ही होते हैं। और आखिरकार जब वोटर जाता है, वोटर बूथ पर वोटिंग करने जाता है, तो जहन में सिर्फ जातियां होती हैं, विकास नहीं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए। स्वागत कीजिए संगीता सिंह जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। अरुण कुमार मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत कुमार जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेमंत भाई। मनोज लाल मनु जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में आपका भी। सबसे पहला सवाल मैं आरजेडी के प्रवक्ता से पूछूंगा कि आखिरकार सारी जुगत, सारी लड़ाई, सारी कोशिशें, सारे प्रयास, सारा अंदर बाहर, ऊपर नीचे सब करने के बाद जाति की याद आई, मुस्लिम वोटर्स की याद आई, ओवैसी से डर और खतरा भी महसूस हो रहा है। सीमांचल में जिस तरीके से एआईएम ने कैंडिडेट उतारा, पहले चिट्ठी लिखी, पत्राचार हुआ, आपकी तरफ से जवाब नहीं गया, ओवैसी साहब ने अपनी कैंडिडेट उतार दिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया अरुण कुमार जी। करते डिबेट का मुद्दा कुछ और बताया था, यहाँ आकर शो में देखते हैं मुद्दा ही चेंज हो गया। अरे अरुण जी, बिहार में इतने मुद्दे हैं, बिहार में इतने मुद्दे हैं अरुण जी कि हर मुद्दे पे सालों डिबेट कर सकते हैं हम लोग। हाँ सुन लीजिए, अब सुनिए ना, हम गजब बात, हम सही बोल रहे हैं। मैंने मैसेज भी किया कि देख रहे हैं भाई, मुद्दा पे बुलाया क्या, डिबेट का मुद्दा था, यहाँ डिबेट शुरू क्या कर दिया। प्रवक्ता तो हर विषय पे बात कर लेता है अरुण जी। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए ना, इस तरह का तो चीटिंग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डीएनए में, प्राइम न्यूज के चैनल में तो आज तक हमने नहीं देखा। बोला कुछ, किया कुछ, किया कुछ, बोला कुछ, बुलाया किसी काम से और करने शुरू लगे दूसरा काम। चलिए धन्यवाद। अरुण जी, प्रवक्ता तो हर विषय पे बात कर लेता है ना, प्रवक्ता तो हर विषय पे बात कर लेता है ना। सुनिए ना, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक वाली बात पर आप असहज हो रहे हैं अरुण जी? सुनिए ना, आप असहज हो रहे हैं मुस्लिम वोटर्स के अमित जी मसले पर बात करने में? निमंत्रण दीजिए आपकी भाई पूरी सब्जी का। क्या वक्फ बोर्ड पर बात करने में असहज हो रहे हैं अरुण जी? परोसने लगे। क्या वक्फ बोर्ड के मसले पर बात करने के लिए असहज हो रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे आपको ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो फाड़ कर डस्टबिन में फेंकने की बात तेजस्वी जी ने कही, तो आप इस पर डिबेट नहीं कर पाएंगे, आपको लग रहा है? नहीं, डिबेट क्यों नहीं करूंगा भाई। शुरू करते हैं मेरा, आपकी पहली प्रतिक्रिया अरुण जी। आपके चैनल अरुण जी मुद्दे पे आइए, आपकी पहली प्रतिक्रिया। अरुण जी मुद्दे पे आते हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मैंने आपके चैनल के चरित्र को आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया, बुलाया किसी और। अरुण कुमार जी, चरित्र चित्रण, अगर चरित्र चित्रण की बात करेंगे तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा बोलते बोलते, और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। अगर चरित्र चित्रण की, आरजेडी के नेताओं के चरित्र चित्रण की बात हो, आरजेडी के नेताओं के बयानों की बात हो, आरजेडी के नेताओं के कामकाज की बात करें, तो बहुत सारा विषय मेरे पास बोलने के लिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, तेजस्वी यादव ने संविधान के जरिए बनाए गए वक्फ बिल को फाड़कर फेंकने की बात की है। ओवैसी साहब सीमांचल में उतर आए, तो क्या आप लोग डर गए हैं कि मुस्लिम वोटर पोलराइज हो जाएगा? आप विकास की बात कर रहे थे, एसआईआर की बात कर रहे थे, आप नौकरी पे आ गए, आप जाति पाति पर आ गए, वही नैरेटिव आप भी चलाने लगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां चलाती हैं। तो क्या अगर यही सब करना था तो सीधे इसी पे आते, जाति पे आ जाते, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर लेते, एमवाई समीकरण पे बात कर लेते? अरुण जी, मैंने सवाल पूछा, मुद्दे पे आइए। चरित्र वरित्र के बारे में हम लोग बात करेंगे तो फिर डिबेट बहुत डिरेल हो जाएगी, बहुत ज्यादा। हाँ अमित भाई, इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, आपकी भी मजबूरी है। अब नहीं, कोई मजबूरी मेरी नहीं है, समझते हैं आपसे हमको कोई। मैंने क्या चारा घोटाले की बात की? बुलाए गए, मैंने क्या चारा घोटाले की बात की आपसे? मैंने क्या राहुल गांधी में चलने वाले कोर्ट केस की बात की? मैंने बात नहीं की ना। मैंने क्या आईआरसीटी घोटाले की बात की? मैंने तेजस्वी के बयान की बात की ना। अरे बेटी, मैंने आपसे ये बात कही कि लालू यादव सजायाफ्ता है, जमानत पर बाहर है, ऐसा तो नहीं पूछा ना अरुण जी? आप बेटिंग करिए, ठीक, ओके बेटिंग करिए। हाँ, संगीता सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता, उनके पास जा रहा हूं। संगीता जी,
सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुद्दे की बात होती है तो आरजेडी के नेता घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, डिबेट छोड़कर भागने लगते हैं। अब उनके नेता ने यह बात कह दी कि सरकार मेरी बनी तो वक्फ जो बिल है उसको हम फाड़ कर फेंक देंगे। तो मेंटली प्रिपेयर तो थे नहीं इस चीज के लिए, कह रहे हैं कि बताया विषय कुछ और डिबेट किसी और विषय पे कर रहे हैं। अब क्या किया जाए बताइए, नाराज भी हो रहा है। संगीता सिंह जी। बिहार को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पे बना रहेगा, ये मेरी कामना है। हाँ, अब आती हूँ मुद्दे पे। ये जो तेजस्वी यादव जो हैं, असल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बुखलाए हुए हैं, हार के डर से एक के बाद एक घोषणाएं किए जा रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे, फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं को 30,000 जीविका दीदी जो हैं उनको 30,000 रुपए देंगे। अब ये हिंदू मुसलमान पे आ गए। तो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जनता सब समझ रही है। जनता ने अब ठान लिया है कि विकास ही उनका मुद्दा है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितना विकास हुआ है तो जनता काफी खुश है और जनता हमारे साथ है, एनडीए के सरकार के साथ है और किसी भी हालत में इनके बहकावे में आने वाली नहीं। और जहां तक मुसलमानों का बात है, मैं मुसलमान बहनों से भी मिली, उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने जात पात धर्म जाति से ऊपर उठकर हर महिलाओं को सिलेंडर दिया है, हर के लिए हर बच्चे के स्कूल जाने के लिए उन्होंने अच्छी सुविधा दी है। ऐसा कोई जात पात नहीं है। अगर हिंदू बहनों को 2 सिलेंडर मिल रहा है तो मुसलमान बहनों को भी मिल रहा है। अगर बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको साइकिल मिल रहा है। हाँ, हर तरह की सुविधा हर जाति धर्म के लोग। तो हम जाति धर्म से नहीं, हम सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं और इस तरह की बहकावे में जनता आने वाली नहीं। आज भी मैं घाट पे गई थी, महिलाएं काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी स्थिति एकदम सुदृढ़ हुई है, महिलाएं एकदम मजबूत हुई हैं और हम सब एनडीए के साथ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम विकास को ही अपना रास्ता अपनाते हैं। नहीं संगीता जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अब मुस्लिम वोटर कार्ड खेला है, वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देंगे। उनके नेता भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आखिर लौट के तो वहीं आ गए, MY समीकरण पे आ गए, मुस्लिम वोट बैंक पर आ गए, तुष्टीकरण पर आ गए। बात SIR से शुरू हुई थी, विकास पर थोड़ी देर रुकी और फिर से तुष्टीकरण पे पहुंच गए। इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने मुसलमानों के हित की बातें जो करते हैं, तो इन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, पूछिए इनसे। बड़ी इनको कितनी महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया अपने इसमें, है ना। इस तरह की बातें करके ये समाज को बांटने का काम करते हैं। बस इनको लगता है कि सब में मुसलमान हमारे साथ है। अरे मुसलमानों के भी लिए जो काम किया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो भी कार्य किया है सब लोगों के लिए किया है, सबका साथ सबका। और जनता ये देख रही है। मैं मुसलमान बहनों से भी मिलती हूँ, सब कहते हैं कि नहीं, एनडीए सरकार में हमारा काफी विकास हुआ है और इस बार हम जाति पाति से उठकर हम किसी हालत में किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम जाति पाति से उठकर एनडीए सरकार को ही चुनने वाले हैं। तो इस तरह की बातें ये करेंगे, ये हवा में उड़ेगी, लोग इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल, क्योंकि ये सब आधारहीन है, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इनके जाति में बांटे या धर्म में बांटे या ऊंच नीच में बांटे, इस तरह की मतलब लोगों में ये एकदम उन्होंने कहा है कि विकास ही उनका मुद्दा है। और जिस तरह से बिहार का तेजी से विकास हो रहा है, पूरी जनता जो है वो एनडीए सरकार के साथ है। ये बहकावे में ला के लोगों को इधर उधर की बातें करते हैं, ये नहीं बताते कि यह अगर खुदा न खास्ते ये अगर सरकार में आ गए तो क्या करेंगे जनता के लिए, ये कहने की बात होती है, ये बताने की बात होती है ना कि जाति धर्म ऊंच नीच ये सब की बातें और झूठ मूठ के आधारहीन बातें जो करते हैं कि महिलाओं को देंगे तो महिलाओं को 30,000 रुपए देंगे, तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, बजट देंगे। मतलब ये सब आधारहीन बातें हैं, फालतू जुमला टाइप से बातें करते हैं और जो आता है वो मन में बोल देते हैं। आप इसको अगर ये वर्क बोर्ड की बात करते हैं कि हम इसको फाड़ के फेंक देंगे,
पहले इनसे पूछिए कि वर्क बोर्ड है क्या और वर्क बोर्ड में क्या, मतलब क्या वर्क बोर्ड का क्या आधार है और क्या है वर्क बोर्ड, ये ही नहीं पता इनको। बस वर्क बोर्ड मुसलमान, वर्क बोर्ड मुसलमान, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुसलमान भी कहते हैं वर्क बोर्ड क्या है, मुसलमानों को भी बताने की जरूरत है। और हम लोग जाते हैं समझाते हैं तो उनकी समझ में भी आता है और वो कहते हैं कि ये जो नेता है अपने वोट के लिए हमें उल्टा सीधा बताते हैं वर्क बोर्ड के बारे में, एसआईआर के बारे में जी। तो इस तरह है, इस तरह की बातें ये करके लोगों को इधर उधर की बातें करते हैं। अरे इनको बताना चाहिए कि विकास क्या किया था इन्होंने 15 साल में, क्या किया था, जंगल राज्य जो बना रखा था क्या था वो, हाँ ये सब बातें इनको बतानी चाहिए कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। इस तरह जाति धर्म में बांट के लोगों से फायदा उठाने की कोशिश ये ना करे। जनता बहुत होशियार है, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, ये जनता को बेवकूफ ना समझे। इन्होंने, इनका जंगल राज जनता ने देखा है। आज भी मैं घाट पे गई, सब जैसे ही इनके राज्य का नाम, इनके शासनकाल का समय लोगों का वो याद आता है, थरथरा उठती है महिला। आप सोचिए कैसा जंगल राज रहा होगा। तो इस तरह की बातें करके हिंदू मुसलमान जात धर्म ये सब जनता एक कान से सुनती है, उस कान से निकाल देती है। समझ गई है जनता की ये विकास की बात हेमंत जी के बाद संगीता जी आपस में भेदभाव की ही बात करें। पॉइंट अगेन। हेमंत जी मुझे एक बात बताइए, चुनाव के मुद्दे बहुत सारे बिहार में हैं और आपसे लगातार हम डिबेट रोजी ऑलमोस्ट हम कर रहे हैं। विकास मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, चोरी मुद्दा है, डेवलपमेंट के तमाम जो वेरिएंट्स हैं वो बिहार में ठीक से लागू नहीं हुए। नीतीश सरकार में बहुत सारी चीज़ें थी जो बिहार को नहीं मिली, जो आप और आपके एलाइज बिहार में कह रहे हैं। बात महिला सुरक्षा की है, लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है, एसआईआर से शुरुआत हुई, पहुंच गए वक्फ बोर्ड पे। अब ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? एक तरफ आप एक हाई आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, हम लाखों करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और अब बैक टू पवेलियन वहीं आ जाते हैं, कुएं में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। वक्फ बोर्ड को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। ठीक है, वक्फ स्टेट का मसला है, ये सेंटर का मसला नहीं है, दैट आई एग्री। लेकिन संसद ने कोई कानून पास कर भेजा है तो उसकी थोड़ी सी सम्मान, थोड़ी प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए ना। हेमंत भाई प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं था, ये तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है, जो चाहते थे। संगीता जी ने 15 मिनट या 5 मिनट जो कर लिया अपना विकास विकास विकास, एक लाइन में बता दे कि वर्क संशोधन बिल में क्या अमेंड हुआ था। 1-2 पॉइंट अगर ये बता देंगी तो मान जाएंगे। आप पूछ लीजिए इनसे, इन लोगों को केवल एक पराध बोलने दीजिए, बोल लीजिए, पहले हिला लीजिए, पूछ लीजिए। ऑर्डर दीजिए संगीता जी का। और क्यों अफ्रीका था? मुझसे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। मुझसे जो प्रश्न पूछा दिया गया मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आपके जंगल। हेमंत जी आप मेरे सवाल का जवाब दिए। हेमंत जी यू रिप्लाई टू माय क्वेश्चन सर। हेमंत जी प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। महिलाएं, हेमंत जी आज 66% महिलाएं हेमंत जी प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। चलिए आपके क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा देखिए, चुनावी प्रक्रिया में बहुत सी बातें होती है। भाषण में उन्होंने क्या बोला, ऐसे कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, और ये सच्चाई है। मैं वक्फ बोर्ड का आपको बताता हूँ, संशोधन में क्या होना चाहिए। आप मुझे बताइए, जब वक्फ बोर्ड पे संशोधन हो रहा है तो हिंदू न्यास बोर्ड पे क्यों नहीं हो? दोनों तो एक ही है देश के लिए, उस पे क्यों नहीं होता है? संशोधन में आपने क्या किया? मेंबर आप बढ़ाए, ठीक है, महिला को रखे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें गैर मुस्लिम हो ये जरूरी नहीं है। आप क्या हिंदू के न्यास बोर्ड में रखेंगे गैर मुस्लिम को? तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे होना चाहिए चर्चा, और ये कोर्ट में है, तो इस पे अगर बात करते तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं। जब कोर्ट में तो जो चर्चा प्रधानमंत्री कचरे के डब्बे में संशोधन की बात कर सकते हैं। एक जो समझदार नेता होता है, जो वक्ता होता है, वो कहता है कि बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं है, हम संशोधन करेंगे, हम इसे चुनौती देंगे। एक भाषा होती है नेता की, डस्टबिन में फेंक देंगे। टिश्यू पेपर है क्या वक्फ बोर्ड बिल? टिश्यू पेपर है हेमंत भाई? अमित जी आज जितने लोग बोल रहे हैं भाजपा वाले, उससे कितना टिकट दिए मुस्लिम को? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कितना टिकट दिए एनडीए की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को? ये सब जो बोलते हैं ना, इनको शर्म भी नहीं आता है, कुछ ही बोल के चले जाता है। अब आइए भाषा की बात पे, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? चर्चा कर दिया। अरे भाई, अब इनको आपने जो छोड़ा था हमको,
हाँ, एकदम विनाश हो चुका था बिहार का, एकदम अरे विनाश महिला करके क्या था। 20 सालों में उस विनाश से विकास की ओर आने में समय लगता है। फेज बाय फेज हम लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। आप हर क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं की स्थिति का क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार का क्षेत्र, विकास हो। लेकिन आप ठीक है संगीता जी सुनिए, संगीता जी, हेमंत जी का टर्न है, लेट हिम स्पीक। संगीता जी हेमंत जी प्लीज गो अहेड। संगीता जी मैं प्रधानमंत्री आते हैं जी, अब भाषा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इंटरनेट सस्ता कर दिए, युवा लोग रील बना के बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, पकौड़ा बनाएंगे, नाली में से गैस निकाल के चाय बनाएंगे, तो ये प्रधानमंत्री का भाषा होता है? तो चुनावी भाषा, जुमला बोल देंगे बाद में वो, तो इस तरह की बातें ना करें। अगर डेटा पे आएंगे, डेटा पे बात करेंगे, तो सबसे पिछले पायदान पे बिहार है 20 साल में, ये नहीं बताएंगे कितना फैक्ट्री लगा, नहीं बताएंगे। चोरी चमारी या डकैती का तो भूल जाइए, महिला मंगलसूत्र पहनना छोड़ दी। आप पटना का बात कर रहे हो, बाहर छोड़ दीजिए, मोबाइल पॉकेट से निकाल ले रहा है, अभी घर में घुस घुस के मार रहा है। तो वो चर्चा उस पर आइए, फैक्ट के साथ आइए, आपके पास क्या है, क्या किया आपने। हम जो कर रहे हैं, अगर उसमें आपके अनुसार कि भाषा गलत बोल दिया, होता है उत्साह में हो गया होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि उसमें संशोधन करना है। और न्यास बोर्ड में क्यों नहीं हो, हिंदू के न्यास बोर्ड में, वहां भी तो मनमानी चलता है और जात पात का बात करता है। मैं एक बड़ा मुद्दे की बात बताता हूँ। अगर जात पात बिहार में खत्म करना है, इंडिया में खत्म करना है, तो शुरुआत वहां से करिए जो 100 साल पुरानी एक संगठन है और वो आतंकी संगठन है, कई बार उस पर बैन लगा इंडिया में, RSS। क्यों नहीं आप वहाँ गैर ब्राह्मण को बना देते हैं मुखिया, उसका जात पात वहीं से खत्म होगा। आप ही शुरू कर दीजिए। ठीक है हेमंत जी, मैं मनोज जी के पास जाता हूँ। आप देते हैं, आपसे पूछा क्या गया है, आप कहाँ आतंकवादी, तो आप जात, हिंदू, मुस्लिम सब करने। अरे आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश, ताकि हमें समझ आए और आपको भी समझ आए, उसको पकड़िए, बंद करिए, उनको भी समझ आए। तो आप तो इधर उधर, वो आतंकी, तो ये आतंकी, ये सब आप लोग तो खुद एक आतंकवाद से घिरे हुए हैं। आप लोग तो आतंकी खुद हैं जो इस तरह की भाषा यूज करते हैं दूसरों के लिए, है ना। सब हिंदुस्तानी एक है, सब एक है, हम सब एक। हमारा तो यही है कि एक सबका साथ, सबका विकास, और सबको हम कहते हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो या कथावाचक को ब्राह्मण महिला गलत किया, उनको पनिशमेंट से आप लोग लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि हम तुम्हारे साथ समीकरण क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है ना। हमने तो विकास किया है, इसलिए हम विकास को लेके आ रहे हैं। चारों तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, आदरणीय मोदी जी हो, विकास नजर आ रहा है। आज महिलाएं एकदम खुश हैं और सबके मुंह से यही है, खुशी के आंसू महिलाओं के आंखों से निकल रही थी, और उन्होंने कहा कि हम आदरणीय मोदी, हमें डिबेट करने का मतलब नहीं है, बहुत विकास हो गया बिहार का, अब इन्हें कोई बैठा दीजिए, विकास करते रहेंगे, बनाते रहते हैं। मुझे ये बताइए, जो प्रश्न उन्होंने पूछा उसको समझाने की कोशिश कीजिए। हिंदू मुसलमान बता दीजिए ना, वक्त में क्या संशोधन है, वक्त का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। प्रयोग मत कीजिए, आपकी पार्टी होगी, जो भी लोग अच्छे हैं, सारे हमारे जितने भी बिहार वासी हैं बहुत ही अच्छे हैं, आप उनको बेवकूफ नहीं बनना। ठीक है संगीता जी, कोशिश की, विकास की बात कर ली, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली, समझ में आ गया कुछ नहीं चलेगा, तो बैक टू बेसिक्स। यादव मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ बुलाने के लिए, उनको रिझाने के लिए अब इस तरह के बयान तेजस्वी यादव देना शुरू कर दिए। कह रहे कि वक्फ बोर्ड का जो वक्फ बिल है फाड़कर हम डस्टबिन में फेंक देंगे। ना तो संविधान का सम्मान है, ना देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है। मनोज जी, नमस्कार सभी लोगों को। छठ की आज संध्या की बेला है, सभी लोगों को और आपके दर्शकों की छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे भाई हेमंत जी ने सारी बातों को रखा। एनडीए की सरकार जो है वह कुछ नहीं कर रही है, बहुत खत्म स्थिति में है, शुरू से ही जा रही है। तो उसका परिणाम आपने खुद देखा। 2005 में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, 2010 में कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई,
2015 में जब नीतीश जी का आशीर्वाद मिला तो क्या स्थिति हो गई। उसके बाद जब नीतीश जी का आशीर्वाद कांग्रेस का हट गया 2020 में, तो फिर वो कहाँ गिर गए। जो बचे थे उसमें से भी कई ठो भाग गए। इसीलिए बिहार का विकास तो एकदम नहीं हो रहा है। जो भी विकास आप बिहार में आज देख रहे हैं ना, वह चीज जो है ना, इन्हीं के ऊपर है, दूसरा के ऊपर में नहीं है। और इसी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मनोज जी, बिल्कुल आ रही है, बाबुलंद आ रही है, बताएं। तो मैं वही कहा कि 2005 से बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। इन लोगों ने इतना विकास कर दिया, इतना शोषितों, दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए इतना काम कर दिया कि बिहार की जनता इनको 2005 से भगा रही है। अब उसके बाद भी इनको अगर यहाँ विकास की बात नहीं लग रहा है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, जनता ही कुछ करेगी। और मैं तो बार बार कहता हूं अमित जी कि 10 दिन के बाद चुनाव होगा, जनता फैसला कर देगी। अब आप चले आइए इस पर, ये जो क्या वक्फ की बफ की टफ जो बिल है, जिसको कि लेकर इतना आज एग्रेसिव हो गए हैं तेजस्वी यादव जी। और मूर्खों की जो पार्टी अब माना जाए कांग्रेस को, तो उनके प्रवक्ता हैं या उनके कोई नेता हैं, वो भी इस चीज को नहीं बोल रहे हैं। जो व्यक्ति हाथ में संविधान को लेकर पूरे चुनाव में घूमते रहा, वो भी संविधान के रक्षा की बात नहीं कर रहा हो कि ये कोई केंद्र सरकार का या मनमोहन जी के टाइम का हो या इंदिरा जी के टाइम का हो, कोई भी हो, कोई विधेयक हो जो लागू है, उसको क्या मूर्खों का बोल रहे पार्टी। मेरा ऑब्जेक्शन है, इनको टोकिए आप, इस तरह का भाषा का ये नहीं करें उपयोग। तो नीतीश कुमार नहीं, आपका दिमाग नहीं खराब है, ढंग से बात कीजिए। क्यों नहीं उपयोग करेंगे? आपने गलत किया तो आपको जनता मार के भगाई है। आप बोलिए कि आपको जनता मार के भगाई है कि नहीं? 1990 तक जो आप शासन में थे, दबंग थे, आज कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? कौन सी भाषा का प्रयोग किया? राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके नहीं चल रहा था क्या? हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो उनको ताकत है क्या? इंदिरा जी के समय, मनमोहन जी के समय कोई संसद में विधेयक पास होगा तो उसको बिहार को फेंक देने की बात करेंगे क्या? वही तेजस्वी यादव किया था, आपने उसको खंडन किया क्या? कर सकता है क्या कोई स्टेट की गवर्नमेंट कर सकता है क्या? आपके फाड़ देने पड़ जाएगा क्या? जहाँ पर सही बात होगा तो छो लगेगा। अगर सुनने आप बोल रहे थे तो कुछ बोले क्या? आपने तो बहुत बड़ी बात कर दिया, मैं कुछ बोल रहा था, इसलिए सुनने की आदत डालिए। जनता आपको 2005 से सुना रही है तो सुनिए कम से कम, उसके बाद बात कीजिएगा। स्थिति कितना खराब है, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, जाके देखिए आप का कैड का नहीं, हम लोग तो मूर्ख है भाई, नहीं हम लोग मूर्ख है, हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई, हम लोग पढ़े लिखे रहते हैं तो हम लोग भी नहीं कहते कि इस चीज को फाड़ के फेंक देंगे, इस चीज को तोड़ देंगे। हम लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं? हम लोग मूर्ख हैं, हम लोगों को मूर्खी लाने दीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी को पढ़ा के लाए हैं, वहीं को पढ़ने दीजिए। हम लोगों को सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं और संविधान की कैसे की जाती है वो जान रहे हैं, इसीलिए अभी तक संविधान चालू हुआ है। अभी 43 से 23 पे आइएगा, 43 है ना? अरे आप 19 को जीतिएगा, अच्छे से अगर आप 19 को जीत लीजिएगा, भाजपा के गोद में बैठे आप लोग बिहार आपको चले आए थे। ठीक है संगीता जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी की गोद में जेडीयू बैठी हुई है
अब मैं चाह रहा था कांग्रेस से पूछूं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस आरजेडी की गोद में नहीं बैठी हुई बिहार में क्या? ठीक है मनोज भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ मनोज भाई, ठीक है होल्ड ऑन मनोज भाई, शांत शांत मनोज जी मैं बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछ रहा हूँ। मनोज भाई जस्ट रिलैक्स, मनोज जी जस्ट रिलैक्स, मनोज जी और क्या क्या ना हो रहा था, कौन किसके गोद में बैठा है तो इन्हीं से पूछिए, है ना? इनको लगता है कि अलग अलग तरह से इनको बताया जाएगा कि कौन किसके गोद में बैठा हुआ है। हेमंत जी आ रहा हूँ, तो है कि ये बोलते हैं कि ये इसके गोद। अरे आप अपना देखिए ना, अभी तक तो आपके बीच में महादंगल चल रहा था, एक दूसरे का सर फोड़ा, मैं लड़ूंगा। 12 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ उतार दिया था इन लोगों ने, ऐसी दोस्ती थी इनकी। और फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये सब राजनीति में ये सब इस तरह से लोगों को मिलता है। आ रहा हूं हेमंत भाई, आ रहा हूं हेमंत भाई, आ रहा हूं। आइए मैं दिखाती हूँ धरातल पे विकास, धरातल मेट्रो दौड़ रहा है। मनोज भाई मैं आ रहा हूँ, मनोज भाई एक मिनट, संगीता जी को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मतलब नहीं पता क्या होता है। हाँ संगीता जी प्लीज कंटिन्यू, संगीता जी कंटिन्यू। बिजली देख लीजिए, हाँ पहले तो डिबरी जलता था, लालटेन जल के 24 घंटे में 1 घंटा बिजली आता था। अब तो हर दिन दिवाली है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। आज छठ में जाके देखिए कितना व्यवस्थित ढंग से, इतनी अच्छी व्यवस्था हर घाट पे थी। ऐसा लग रहा था कि माता छठी मैया का आशीर्वाद एनडीए पे है। इतने लोग खुश थे, इतने अच्छे, महिलाएं इतनी उत्साहित थी और सबके मुंह से यही आप चाहिए तो मैं आपको क्लिप भी दिखा सकती हूँ, उत्साहित होकर यही कह रही थी कि फिर से एनडीए सरकार, क्योंकि हमारा विकास हुआ है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र हो, महिलाएं तो इतनी सुधरी हुई है। हेमंत भाई मैं आ रहा हूँ, अमित जी ये आपको सुन के क्या फायदा, एक ही डायलॉग। ठीक है हेमंत जी, हाँ हेमंत जी, हाँ हेमंत भैया बोलिए आपका टर्न। विकास किया है, आप तो कुछ प्रश्न पूछने पे प्लीज ऑडियो बढ़ाइए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जात पात आतंकवादी पे आ जाते हैं। विकास किया तो हम मेरा ये कहना है जी, आप करेंगे ना, आपके झूठ जैसे नहीं ना। ठीक है संगीता जी सुनिए संगीता जी, हेमंत भाई को सुन लेते हैं। संगीता जी पॉइंट टेकन, योर पॉइंट हैज बीन टेकन। संगीता जी योर पॉइंट हैज बीन टेकन। मैम प्लीज, संगीता जी प्लीज अलाउ मी, कैन यू हियर मी? संगीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? संगीता जी am I audible to you? संगीता जी पीसीआर शायद वो सुन नहीं पा रहे, उनको ऑडियो नीचे करिए प्लीज, उनसे बात करिए। हेमंत जी प्लीज गो अहेड। अमित जी मुझे आपसे शिकायत है, आप जो चला रहे नैरेटिव कि ऐसा किया वैसा किया, एंकर्स से सभी को शिकायत होती है। आरजेडी के प्रवक्ताओं को इतनी शिकायत होगी कि डिबेट छोड़ के चले गए कि मैंने उनसे क्यों पूछ लिया कि वक्फ बिल वाला बयान फाड़ के देने का बयान क्यों बोला तेजस्वी ने, वो डिबेट छोड़ के भाग गए। आप लोग नाराज होकर क्या करेंगे? जनता से खुश और नाराज रहिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, सवाल पूछेंगे सर हम लोग तो। मेरा बात सुन लीजिए ना, पत्रकार को होना चाहिए निष्पक्ष। बिल्कुल निष्पक्ष, मैं सबको मौका दे रहा हूँ बोलने का। नहीं सुन तो लीजिए, अभी प्रधानमंत्री और अमित शाह पटना में बैठ के क्या कर रहे हैं, किसको उठवा रहे हैं किसको बैठवा रहे, नहीं दिख रहा आपको? ईडी सीबीआई का जोर दिखा रहे हैं, और उनके जितने मंत्री हैं एक शब्द नहीं उसमें बोलते, ना कोई एक्शन होता है। तो आपको वो होना चाहिए, आप सीधे बोल रहे हैं ओवैसी के कारण डर गए इनका दाल, अरे वो बेटी आए अपना लड़ने दीजिए। सवाल है, लेकिन आप चला दीजिएगा, जनता ये सोचेगा डर गए घबरा गए, और इन लोग को मौका मिल जाता है बोलने के लिए। उत्तर देने के लिए भाई मेरे नहीं है, इसलिए ये इसको दोषी ठहरा रहे हैं। अभी फिर ये शुरू हो गई। संगीता जी आई वुड रिक्वेस्ट यू अलाउ हेमंत टू स्पीक। संगीता जी प्लीज, मिसेस सिंह प्लीज लिसन टू मी। संगीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? संगीता जी am I audible to you? संगीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? प्लीज अलाउ हेमंत जी टू स्पीक प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। हेमंत जी प्लीज गो अहेड, हेमंत जी प्लीज गो अहेड। संगीता जी प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू संगीता जी प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक, इट्स अ डिबेट, इट्स नॉट वन साइडेड टॉपिक, प्लीज लेट हिम स्पीक। हेमंत भाई पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए, बात पूरी करिए। अगर अमित जी इन लोग डेटा के साथ आए कि ये हमने काम किया नंबर 1 नंबर 2 नंबर 10 तक, हम लोग भी अच्छा लगेगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, और हम उसमें कोशिश करेंगे। जनता का भला क्या इन लोग कर रहे हैं, हमारा एक बात को अभी देखिएगा, कल मेरा मैनिफेस्टो लागू हो रहा है, कल के बाद देखिएगा प्रधानमंत्री से लेके इनके नीचे तक के लोग जो मैनिफेस्टो बोल नहीं पाएंगे ढंग से, आप समझ गए कि मेरा इशारा कहाँ है, लेकिन वो जरूर बताएंगे। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सर्वसम्मति से हो रहा है। हेमंत जी राहुल गांधी क्यों नहीं है? कल इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा इलेक्शन। हाँ आ रहे हैं अमित जी, दोनों आ रहे हैं,
नहीं, राहुल गांधी कल नहीं आ रहे हैं। आ जाएंगे, चिंता नहीं करिए, वो आएंगे। और ये दोनों का नींद उड़ा हुआ है। देखिए अमित शाह पटना में बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं, और जितना कहिएगा सब लोग पटना बैठ के क्या कर रहे हैं। नहीं, हेमंत जी देखिए, बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका ये है। हेमंत जी, इतने सालों से मैं बीजेपी को ट्रैक कर रहा हूं, बीजेपी फुल पावर के साथ चुनाव लड़ती है, 24/7 इलेक्शन मोड में बीजेपी होती है। आप लोग थोड़ा देर से जागते हैं, आते हैं, झलक दिखाते हैं, चले जाते हैं। एसआईआर के मुद्दे पे राहुल गांधी इतने एग्रेसिव थे, हेमंत भाई सुनिए, राहुल गांधी इतने एग्रेसिव थे, वो मुद्दा बहुत गर्म हुआ, बिहार में बंद का आह्वान किया आप लोगों ने, और लग रहा था लिटरली कि इस बार बिहार में एक अलग विषयागत क्रांति चुनावों के दौरान आने वाली है। लेकिन न क्रांति रही, न चिंगारी रही, और विषय तो ऐसे गायब हुआ जैसे ओस गायब होती है सुबह की धूप में। तो मतलब आप लोग थोड़ा देर से जागते हैं, झलक दिखाते हैं, चले जाते हैं। बीजेपी तो 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहती है सर। अभी बता दीजिए, कल इलेक्शन है, प्रदेश में बीजेपी की टीम आपको वहां दिखाई देगी। ये तो मैं देख रहा हूं 15-20 सालों से। मैं तो नॉमिनेशन के पहले देख रहा हूँ बीजेपी सबको उठा रही है, पकड़ रही है, ईओयू का डर दिखा रही हो, तो पहले से। अब आइए दूसरी बात, सिंगार नहीं दिख रहा है लेकिन आग लगा हुआ है, और एक ही बार भागेगा ना, अब भागेंगे उल्टे पाँव दिल्ली। अरे रामायण महाभारत में बैठिए आप, आरएसएस में जाइए, हमारे शीर्ष नेता है, जरूर हम लोग आएंगे, थोड़ा पढ़े लिखे लोग को बैठाइए ना, हम पढ़ के आए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी सीखेंगे। बहुत पढ़े हुए हैं, आप खाली विकास बस आप हम अगर दिखा रहे हैं ना, महिला लोग कुछ कितना पूछा जाता है, आप घुमा रहे हैं, क्योंकि आप सोचते हैं पढ़े लिखे हमारे से हमारी और आपकी डिग्री देखिएगा ना तो आपके जमीन खिसक जाएगा, समझ गए ना। हम लोग बहुत पढ़े लिखे और हम लोग चलते हैं, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, एजुकेशन के। आप अच्छा मनोज भाई, ठीक है संगीता जी, I'll go towards मनोज जी, I'll go towards मनोज जी। He's very, आज बहुत शांत है मनोज जी। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो का साझा ऐलान करने वाले हैं। पहले 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर जो मनमुटाव, जो असहमति थी, उसे छिपाने की कोशिश की गई, जो मुझे समझ में आ रहा था। उसके बाद सब चीज़ सेटल हुई, अशोक गहलोत साहब वरिष्ठ लीडर है कांग्रेस के, वहाँ पहुँचे, बातचीत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ब्ला 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 सब चीज़ें हुई। लेकिन ये बैक टू बेसिक्स वाला जो मसला है कि अब फिर से वक्फ का जिक्र आना, जब इलेक्शन का कैंपेन शुरू किया तेजस्वी यादव ने, मनोज भाई आपको भी बिल्कुल याद होगा, कहीं भी वक्फ बोर्ड के बारे में शुरू में एक बयान आया, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बारे में बात नहीं हो रही थी। एसआईआर का मुद्दा छाया रहा, फिर हर घर में 2 करोड़ 70 लाख नौकरी पता नहीं कहां से देंगे, ये मुझे किसी जुमले से बड़ा नहीं लगता। 13 करोड़ आबादी बिहार के और 2 करोड़ 70 लाख नौकरी पता नहीं कैसे होगी, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद धीरे धीरे देखिए जाति वाला कार्ड पे बैक हो गए हैं। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आप विकास की बात कर रहे थे, आप इंफ्रा की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, और अब आप फिर वहीं पहुंच गए कि मुस्लिम वोटर के बिना नैया पार नहीं होनी है आपकी। देखिए अमित जी, आपने कहा कि कल राहुल गांधी आ रहे हैं, अब राहुल गांधी 10 बार भी आ जाए, हेमंत भाई कह रहे हैं, मुझे तो लगता है राहुल नहीं आएंगे कल। हेमंत जी कह रहे हैं कि राहुल आ रहे हैं। ना मेरी बात को पूरे सुन लीजिए मनोज भाई, प्लीज गो। राहुल गांधी अब 10 बार भी आ जाएंगे ना, तो बिहार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, क्योंकि शुरुआती दम ही महादम होता है। अगर आप शुरुआत में अगर कुछ कर रहे हैं तो वही आपका खिलता है। आप सोचिएगा कि बीच में हम फूल खिला ले, तो बीच में फूल नहीं खिलता है, शुरू में ही खिलता है। लेकिन जिस तरह से इनके सीट के बंटवारे पर, अब उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हम हाय तौबा ही कहेंगे कि हाय तौबा इन लोगों ने मचाया। और पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कांग्रेस के बिहार प्रभारी बिहार में रहते हुए भाग गए, लेकिन उसमें उपस्थित नहीं हो पाए। बिहार प्रभारी नहीं रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो चुनाव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हाँ, मैंने जो आज पहली बार कांग्रेस का हमने देखा है कि इतनी नीचे गिर गई कांग्रेस। आप किसी भी स्टेट का कोई जहां गठबंधन में वो चुनाव लड़ी है, पिछले में आप उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं हो, जिनके साथ वो चुनाव लड़ी है, उन सबों के सीनियर लीडर का फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बैठक हो, सब में साथ रहा जी। केवल ये बिहार में ही नजर आया है। कल तक ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी का तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर कोई ट्वीट बॉय का ट्वीट नहीं आया,
कोई ट्वीट नहीं आया कि हम बधाई देते हैं, हम शुभकामना देते हैं बिहार की जनता को कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। बिल्कुल सही बात, तो पॉइंट है यहाँ पर मनोज एक सबूत है। अब पता नहीं हेमंत जी को लग रहा है कि कल उनके राहुल गांधी आ जाएंगे, हमें तो इसकी कोई सूचना भी नहीं है। हम लोग भी थोड़ा मोड़ा पता लगाते रहते हैं कि कौन सीनियर लीडर आने वाले हैं, एक तो उसके लिए नहीं, हमको भी ये जानकारी है कि राहुल गांधी कल नहीं आ रहे हैं मनोज भाई, हमको भी ये जानकारी हो सकता है कि इनको स्पेशल कहे होंगे राहुल गांधी कि किसी को मत कहना, हम चुपचाप एयरलाइन से लैंड कर जाएंगे, वो अलग बात है। अब जहां पर बात आपने कहा, आपने जहां एक मिनट संगीता जी, जहां आपने बात कहा ये कौन बहुत टफ के बोर्ड के बारे में, तो इसके पीछे के कारण आप देख लीजिए। राजद कांग्रेस पूरे तौर पर मुसलमानों के सबसे बड़े संरक्षक कहते चले आ रहे हैं पिछले चुनाव से जी। ऐसे ये दूसरी बात है कि मुस्लिम लोग इनको सबक सिखाते आ रहे हैं हर चुनाव में, इन लोगों को हर चुनाव में सबक सिखाते आ रहे हैं। और इस बार तो इन लोगों ने कमाल कर दिया। जिसकी संख्या 18% है उसको दरी बिछाने में लगा दिया, और जिसकी संख्या 1-1.5-2% है वो भी भारत के इतिहास में पहली बार कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई होगी। हमको लगता है कि ये बिहार में ही हुआ होगा, दूसरे किसी प्रदेश में अगर हुआ होगा तो अमित जी आप बता सकते हैं। तो उसी जड़ से मुसलमानों को ओवैसी का कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा है ये तो पिछले बार इन लोगों ने देख लिया कि ओवैसी ने इनको कितना डैमेज किया। ओवैसी तो बीजेपी का फायदा करा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ओवैसी को बी टीम कहती है कि ओवैसी जहां जहां जाते हैं बीजेपी का फायदा करा देते हैं। ओवैसी इनके घर पर गए थे ना, हाथ पसारने गए थे ना, हम तो नहीं बोले थे कि जाइए आप हाथ पसारने, उनके घर के बाहर गए, इन लोगों ने बात नहीं किया। 6 सीट मांग रहे थे, 6 सीट उन्होंने नहीं दिया था, तब ने वो चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मैं वो बात कर रहा हूं। बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी मनोज जी, 6 सीटें मांगी थी, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी मैंने देखी है, और ना तो लालू यादव जी ने प्रतिक्रिया दी, ना तो तेजस्वी यादव ने उस पर कोई बयान दिया, ना कोई रिप्लाई किया। वही कह रहा हूं। तो इसके बाद क्या है ना कि अब मुसलमानों को तो जगाना पड़ेगा। मुसलमान तो इनके हाथ से चले गए, अब मुसलमान 1990 के पहले वाला मुसलमान नहीं ना है, अब 2005 के बाद वाला मुसलमान है, अब सब पढ़ा लिखा मुसलमान है, समझदार है, बुद्धिजीवी है। ठीक है मनोज जी, मैं हेमंत जी के पास जाऊं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है मनोज जी, ज्यादा वक्त नहीं बचा, माफी चाहता हूँ मनोज जी, ज्यादा वक्त नहीं है। हेमंत जी मुझे एक बात बताइए, एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस का बड़ा लीडर बिहार में आता है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताया जाता है, और राहुल गांधी की ओर से या मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से या केसी वेणुगोपाल जो बड़े लीडर हैं और जो प्रभारी हैं कांग्रेस की ओर से बिहार चुनावों के, उनकी तरफ से ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई एक्स पर कोई प्रतिक्रिया, ना सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया, ना तो कोई बधाई दी जाती है। ऐसा लगता है अनमने ढंग से सब कुछ हुआ है। कम से कम राहुल गांधी बहुत मुखर हैं एक्स पे, और कम से कम अपने सहयोगी को, अपने मित्र को कम से कम बधाई तो देनी ही चाहिए थी। कुछ नहीं लिखा उनके बारे में, और यही सब नैरेटिव्स, यही सब जो बॉडी एक्शंस है, राजनीति में बहुत सारी चीजें बिना कहे भी आदमी कहता है, अपनी असहजता, रजामंद न होना, ये चीजें अपने आप समझ में आती हैं जितना मैं समझता हूं। तो हेमंत जी मुझे लगता है कम से कम बैक करना चाहिए था, कुछ अच्छा सा लिख देते हेमंत, आपकी पार्टी के नेता, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस की ओर से कुछ अच्छा लिख दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं अमित जी, अच्छी बात है, आपने बात रखा। और एक चीज बता दूं कि बिना राहुल गांधी जी के और खड़गे साहब के अनुमति के ऐसा घोषणा नहीं होता। पहला, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक तो पहले संशोधन कर दूं, कल आ रहे, मैंने ऐसा नहीं बोला राहुल गांधी चुनाव में आ रहे। मैं कल की बात कर रहा था हेमंत जी, देखिए अब मैंने बोला था कल मैनिफेस्टो आ रहा है, तो कल राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं, मैंने यही पूछा था आपसे। नहीं कल नहीं, मैं सुन नहीं पाया हूँ, वो मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, कह रहे हैं कि प्रभारी यहाँ नहीं, मनोज जी कल राहुल गांधी नहीं आ रहे, कंफर्म हो गया। चलिए हाँ अपनी बेइज्जती नहीं न कराएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस के ही एकमात्र सीनियर लीडर हैं, दूसरे मनोज जी इतना देर से आप बोले। मनोज जी बोलने दीजिए, मनोज जी टाइम नहीं बचा मेरे पास, 1 मिनट है बस। मनोज जी मैं सिर्फ 1 मिनट, हेमंत जी प्लीज गो अहेड। हेमंत जी टाइम नहीं, संगीता जी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा।
हाँ। कम से कम इनके प्रधानमंत्री या गृह मंत्री एक शब्द बोल देते कि नीतीश बाबू को हम जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो आज तक बोले नहीं। आज रहा सवाल ट्वीट कर 14 तारीख को बजाबते आएंगे और सरताज तेजस्वी के माथे में पहनाएंगे खुद राहुल गांधी और खड़गे साहब। ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, तब मेरा भी वादा सुन लीजिए अमित जी। हाँ हाँ अमित जी मेरा भी आप घोषणा सुन लीजिए। अगर 14 तारीख को ये लोग अगर बिहार आ जाते हैं, 14 की बात इन्होंने कहा है, अगर राहुल गांधी या खड़गे बिहार आ जाते हैं तो हम लोग जैसे 11 लोग बिहार छोड़ के चले जाएंगे। संगीता जी क्लोजिंग कमेंट। मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड बचे हुए हैं। इसी की हालत में इनके सारे जुमले हैं, जुमले चल रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सपने चल रहे हैं। और मेरे भाई जो वेल एजुकेटेड है उनको क्या है, यही मैं कहना चाहती हूँ कि पहले सही सही बोलना सीखे। हम सबके सामने आपने बोला हाँ राहुल गांधी तो कल आ रहे हैं और अभी तुरंत पलट गए। तो थोड़ा सा ध्यान से बोला कीजिए, क्योंकि हम सबको भी समझ आता है। आप जितने हम लोग एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि आप तो वेल एजुकेटेड हैं, इसीलिए कोई सवाल का उत्तर देने में आप सक्षम नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण भाई डिबेट छोड़कर भाग गए, आरजेडी के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज लाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार में अगर एसआईआर मुद्दा था तो वो क्यों छूट गया, विकास मुद्दा था, महिला सुरक्षा मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा था, तो वो क्यों छूट गया। बैक टू बेसिक्स पर तेजस्वी आ गए हैं, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वक्त विल फाड़ कर डस्टबिन में फेंकने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार की जो आबादी है वोटर्स की, वो किस विषय को चुनती है, किस विषय पर वोट करती है। लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार हमारी खास सीरीज जो हम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। रोजाना 7 बजे शाम को मैं डिबेट भी कर रहा हूं। कोई विषय आप चाहते हैं जिस पर मैं डिबेट करूं, कोई ऐसा विषय जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे एक्स हैंडल पर आप मुझे टैग कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, साथ ही साथ एक्स और फेसबुक पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।